नमस्कार दोस्तों। हिंदू धर्म के 90,000 से भी ज्यादा वर्षों के लिखित इतिहास में लगभग 20,000 वर्ष पूर्व नए सिरे से वैदिक धर्म की स्थापना हुई और नए सिरे से सभ्यता का विकास हुआ। प्रारंभ में ब्रह्मा और उनके पुत्रों ने धरती पर विज्ञान, धर्म, संस्कृति और सभ्यता का विस्तार किया। इस दौर में शिव और विष्णु सत्ता, धर्म और इतिहास के केंद्र में होते थे। देवता और असुरों का काल अनुमानित 20,000 ईसा पूर्व से लगभग 7,000 ईसा पूर्व तक चला। फिर धरती के जल में डूब जाने के बाद ययाति और वैवस्वत मनु के काल और कुल की शुरुआत हुई। पहली बात तो यह जानना जरूरी है कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत में भिन्न भिन्न सभ्यताएं नहीं थी, बल्कि एक ही सभ्यता के दो रूप थे। आर्य कोई जाति नहीं है और ना वे कहीं बाहर से आए थे। सभी भारतीय द्रविड़ हैं। स्थान विशेष और वातावरण के लंबे काल के चलते रंग और रूप में थोड़ा बहुत अंतर है। वैसे तो अखंड भारत की बात करें तो इसमें कई प्राचीन शहर हैं, जैसे मथुरा, अयोध्या, द्वारिका, कांची, उज्जैन, रामेश्वरम, प्रयाग, पुष्कर, नासिक, श्रावस्ती, पुरुषपुर, सारनाथ, लुम्बिनी, कुरुक्षेत्र, राजगीर, कुशीनगर, त्रिपुरा, गोवा, महाबलीपुरम, कुआलालंपुर, अंकोरवाड़ आदि अनेक स्थानों के बारे में हम बात नहीं करते हुए सिर्फ उन स्थानों के बारे में बात बताएंगे जो सबसे प्राचीन है और जिनको जानकर यह पता चलेगा कि हिंदू सभ्यता कितनी प्राचीन है। सबसे पहले आती है सिंधु सरस्वती घाटी की हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो सभ्यता। हिमालय से निकलकर सिंधु और सरस्वती नदी अरब के समुद्र में गिर जाती है। इतिहासकार मानते हैं कि 1700 से 1800 ईसा पूर्व सरस्वती नदी लुप्त हो गई और सिंधु ने अपनी दिशा बदल दी। प्राचीन काल में इन नदियों के आसपास ही फैली सभ्यता को वर्तमान में सिंधु और सरस्वती घाटी की सभ्यता कहते हैं। सिंधु नदी के किनारे के दो स्थानों हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो पाकिस्तान में है, इनमें की गई खुदाई में सबसे प्राचीन और पूरी तरह विकसित नगर और सभ्यता के अवशेष मिले। इसके बाद चन्हूदड़ो, लोथल, रोपड़, कालीबंगा राजस्थान, राखीगढ़ी हरियाणा, भीलराणा हरियाणा, सूरकोटका, आलमगीरपुर मेरठ, बनावली, घुमला, मकरान तट इत्यादि जगहों पर खुदाई करके प्राचीन कालीन कई अवशेष इकट्ठे किए गए। अब इसे सैंधव सारस्वत सभ्यता कहा जाता है। इनमें से राखीगढ़ी और भीलराणा में मिले शहर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से भी कई प्राचीन और उन्नत थे। हालांकि धर्मनिरपेक्ष सरकार ने कभी भी सरस्वती सभ्यता पर अच्छे से शोध किए जाने की जरूरत नहीं समझी, क्योंकि इससे हिंदुओं के प्राचीन इतिहास के बारे में और अधिक खुलासा होता। अधिकतर इतिहासकार भारत के इतिहास की पुख्ता शुरुआत सिंधु नदी घाटी की मोहनजोदड़ो और हड़प्पाकालीन सभ्यता से मानते थे, लेकिन अब जब से सरस्वती नदी की खोज हुई है, भारत का इतिहास बदलने लगा है। अब माना जाता है कि यह सिंधु घाटी की सभ्यता से भी कई हजार वर्ष पुरानी है। एक फ्रेंच फोटो एक फ्रेंच प्रोटो हिस्टोरियन माइकल डेनिनो ने नदी की उत्पत्ति और इसके लुप्त होने के संभावित कारणों की खोज की है। वे कहते हैं कि ऋग्वेद के मंडल 7वें के अनुसार एक समय पर सरस्वती बहुत बड़ी नदी थी जो कि पहाड़ों से बहकर नीचे आती थी। कई स्थानों पर यह एक बहुत छोटी सी धारा है, लेकिन जब मानसून का मौसम आता है तो इसके किनारे 3 से 10 किलोमीटर तक चौड़े हो जाते हैं। इसके बारे में माना जाता है कि यह कभी एक बहुत बड़ी नदी रही होगी। यह भारत तिब्बत की पहाड़ी सीमा से निकली है। उन्होंने बहुत से स्रोतों से जानकारी हासिल की और नदी के मूल मार्ग का पता लगाया। ऋग्वेद में भौगोलिक क्रम के अनुसार यह नदी यमुना और सतलुज के बीच रही और यह पूर्व से पश्चिम की तरह बहती रही है। नदी का तल पूर्व हड़प्पाकालीन था और यह 4000 ईसा पूर्व के मध्य में सूखने लगी थी। अन्य बहुत से बड़े पैमाने पर भौगोलिक परिवर्तन हुए और 2000 वर्ष पहले होने वाले इन परिवर्तनों के चलते उत्तर पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में से एक नदी गायब हो गई और यह नदी सरस्वती थी। पटियाला से करीब 25 किलोमीटर दूर दक्षिण में सतलुज एक उपधारा के तौर पर सरस्वती में मिली। घग्गर के तौर पर आगे बढ़ती हुई यह राजस्थान और बहावलपुर में हाकरा के तौर आगे बढ़ी और सिंध प्रांत के नारा में होते हुए कच्छ के रण में विलीन हो गई। इस क्षेत्र में यह सिंधु नदी समानांतर बहती थी। इस क्षेत्र में नदी होने के कुछ और प्रमाण हैं। इसरो के वैज्ञानिक ईके गुप्ता का कहना है कि थार के रेगिस्तान में पानी का कोई स्रोत नहीं है, लेकिन यहाँ कुछ स्थानों पर ताजे पानी के स्रोत मिले हैं। जैसलमेर जिले में जहाँ बहुत कम बरसात होती है, यहाँ 50-60 मीटर पर भूजल मौजूद है। इस इलाके में कुएं साल भर नहीं सूखते हैं। इस पानी के नमूनों में ट्राइटिनियम की मात्रा नगण्य है, जिसका मतलब है कि यहाँ आधुनिक तरीके से रिचार्ज नहीं किया गया है। स्वतंत्र तौर पर
आइसोटोप विश्लेषण से भी इस तथ्य की पुष्टि हुई है कि रेत के टीलों के नीचे ताजा पानी जमा है और रेडियो कार्बन डाटा इस बात का संकेत देते हैं कि यहाँ कुछ एक हजार वर्ष पर पूर्व भूजल मौजूद है। आश्चर्य की बात नहीं है कि ताजे पानी के ये भंडार सूखी तल वाली सरस्वती के ऊपर हो सकते हैं। अगली आती है नर्मदा घाटी सभ्यता। विश्व की प्राचीनतम नदी सभ्यताओं में से एक नर्मदा घाटी की सभ्यता का जिक्र कम ही किया जाता है, जबकि पुरातत्ववेत्ताओं अनुसार भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता के अवशेष पाए गए। नर्मदा घाटी के प्राचीन नगरों की बात करें तो महिष्मती, नेमावर, हाथोदक, त्रिपुरी, नंदी नगर आदि ऐसे कई प्राचीन नगर हैं जहां किए गए उत्खनन से उनके 2200 वर्ष पुराने होने के प्रमाण मिले हैं। जबलपुर से लेकर सीहोर, होशंगाबाद, बड़वानी, धार, खंडवा, खरगोन, हरसूद आदि तक किए गए और लगातार जारी उत्खनन कार्यों ने ऐसे अनेक पुराकालीन रहस्यों को उजागर किया है। संपादक एवं प्रकाशक डॉक्टर शशिकांत भट्ट की पुस्तक नर्मदा वैली कल्चर एंड सिविलाइजेशन नर्मदा घाटी की सभ्यता के बारे में विस्तार से उल्लेख मिलता है। इस किताब के अनुसार नर्मदा किनारे मानव खोपड़ी का 5 से 6 लाख वर्ष पुराना जीवाश्म मिला है। इससे यह खुलासा होता है कि यहाँ सभ्यता का काल कितना पुराना है। यहाँ डायनासोर के अंडों के जीवाश्म पाए गए तो दक्षिण एशिया में सबसे विशाल भैंस के जीवाश्म भी पाए गए हैं। इसके अलावा इंडियन न्यूमिस्मेटिक एंड सिगिलोग्राफिक इंदौर ने नर्मदा घाटी की संस्कृति और सभ्यता पर प्रकाश डाला है। आगे आती है भीम बैठका। भीम यहाँ बैठते थे, विश्राम करते थे, इसलिए इन गुफाओं को भीम बैठका कहा जाता है। भीम बैठका रातापानी अभयारण्य में स्थित है। यह भोपाल से 40 किलोमीटर दक्षिण में है। यहाँ से आगे सतपुड़ा की पहाड़ियां शुरू हो जाती हैं। भीमबेटका भारत के मध्य प्रदेश प्रांत के रायसेन जिले में स्थित एक पुरापाषाणिक आवासीय पुरास्थल है। यह आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। इन चित्रों को पुरापाषाण काल से मध्य पाषाण काल के समय का माना जाता है। नर्मदा घाटी को विश्व की सबसे प्राचीन घाटियों में गिना जाता है। यहाँ भीमबेटका, बेड़ाघाट, नेमावर, हरदा, ओंकारेश्वर, महेश्वर, होशंगाबाद आदि नर्मदा तट के प्राचीन स्थान हैं। नर्मदा घाटी में डायनासोर के अंडे भी पाए गए हैं और यहाँ कई विशालकाय प्रजातियों के कंकाल भी मिले हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में तो कई गुफाएं हैं। एक गुफा में 10,000 वर्ष पुराने शैल चित्र मिले हैं। यहाँ मिले शैल चित्रों में स्पष्ट रूप से एक उड़न तश्तरी बनी हुई, साथ ही इस तश्तरी से निकलने वाले एलियंस का चित्र भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, जो आम मानव को एक अजीब छड़ी द्वारा निर्देश दे रहा है। इस एलियंस ने अपने सिर पर हेलमेट जैसा भी कुछ पहन रखा है, जिस पर कुछ एंटीना लगे हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि 10,000 वर्ष पूर्व बनाए गए ये चित्र स्पष्ट करते हैं कि यहाँ एलियन आए थे, जो तकनीकी मामले में हमसे कम से कम 10,000 वर्ष आगे हैं। भीमबेटका क्षेत्र को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल ने अगस्त 1990 में राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया। इसके बाद जुलाई 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। ये भारत में मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह हैं। इनकी खोज वर्ष 1957-58 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर द्वारा की गई थी। यहाँ मिले चित्रों में शिकार, नाच गाना, घोड़े व हाथी की सवारी, लड़ते हुए जानवर, श्रृंगार, मुखौटे और घरेलू जीवन का बड़ा ही शानदार चित्रण किया गया है। इसके अलावा वन में रहने वाले बाघ, शेर से लेकर जंगली सुअर, भैंसा, हाथी, हिरण, घोड़ा, कुत्ता, बंदर, छिपकली व बिच्छू तक चित्रित हैं। चित्रों में प्रयोग किए गए खनिज रंगों में मुख्य रूप से गेरुआ, लाल और सफेद है और कहीं कहीं पीला और हरा रंग भी प्रयोग हुआ है। कहीं कहीं तो चित्र बहुत सघन है, जिनसे पता चलता है कि ये अलग अलग समय में अलग अलग लोगों ने बनाए होंगे। इनके काल की गणना कार्बन डेटिंग सिस्टम से की गई है, जिनमें अलग अलग स्थानों पर पूर्व पाषाण काल से लेकर मध्यकाल तक की चित्रकारी मिलती है। इसकी कार्बन डेटिंग से पता चला है कि इनमें से कुछ चित्र तो लगभग 25 से 35,000 वर्ष पुराने हैं। ये चित्र गुफाओं की दीवारों पर व छतों पर बनाए गए हैं, जिसमें मौसम का प्रभाव कम से कम हो। अधिकतर चित्र सफेद व लाल रंग से ही बनाए गए हैं, लेकिन मध्यकाल के कुछ चित्र हरे व पीले रंग से भी निर्मित हैं। महानदी सभ्यता, दक्षिण भारत की सभ्यता, ब्रह्मपुत्र नदी सभ्यता आदि और भी सभ्यताएं भारत की सबसे प्राचीनतम सभ्यताएं मानी जाती हैं। इन सब सभ्यताओं से पता चलता है कि भारत की कितनी पुरानी और रहस्यमयी विकास यात्रा रही है और हम सबको इस पर गर्व है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो फिर से मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।